इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस। तो आइए जानते हैं ये इंदिरा साहनी केस में हुआ क्या था। ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसके थ्रू इंडिया में रिजर्वेशन लॉज का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर फर्स्ट कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बिलो पॉवर्टी लाइन इनकम होनी चाहिए उस केस में, ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्राइटेरिया में उसको रखा जा सके। तो टोटल 27% रिजर्वेशन कोटा दिया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग चैनल ऑफ PW CLAT। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लीगल आइकॉनिक कोर्ट केसेस में आज के सेशन में हम एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जिसके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस, जिसको बहुत कॉमनली जाना जाता है मंडल कमीशन केस के नाम से या फिर रिजर्वेशन केस के नाम से। ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसके थ्रू इंडिया में रिजर्वेशन लॉज का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। तो यहां पर मंडल कमीशन एक कमिटी बिठाई गई, जहां पर यह डिसाइड हुआ कि किस तरह से रिजर्व कैटेगरीज के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन कोटास अवेलेबल होने चाहिए। तो रिजर्वेशन का सारा था मुद्दा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के प्रोविजंस को अलाउ करता है। जी हां, हमारा जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बिल्कुल प्रोविजन है जो हमारे गवर्नमेंट को रिजर्व कैटेगरीज के लिए कोटास बनाने की पूरी सहमति और अनुमति देता है। तो यहां पर स्टेट क्रिएट कर सकती है ऐसे कोई भी लॉज या ऐसे कोई भी स्पेशल प्रोविजंस जिसके तहत वो चाहे तो बेनिफिट कर सकते हैं किसी भी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को जिनके पास एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक सर्विसेज में। तो मतलब कि सरकारी नौकरी या पब्लिक सर्विसेज के लिए रिजर्वेशन कोटा अलाउड है अंडर दिस आर्टिकल। ये प्रोविजन इज एनेबलिंग द प्रोविजन जस्ट एनी पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस कैन नॉट सीक स्पेशल बेनिफिट्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो बैकवर्ड क्लास का होगा उसको ऑटोमेटिकली स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा एज अ मैटर ऑफ राइट। बैकवर्ड क्लासेस को एग्जैक्टली डिफाइन तो नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट माना जाता है इट शुड बी चैलेंज बाय सिटीजंस, व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट केस एज वन ऑफ द इश्यूज जो रेज किया गया था बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, हु इज कंपीटेंट टू डिटरमिन द क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। तो आइए जानते हैं ये इंदिरा साहनी केस में हुआ क्या था। मंडल कमीशन को फॉर्म किया गया। सबसे पहले ये डिसाइड हुआ उस दौरान कि कितना % कोटा होना चाहिए, तो कमीशन को फॉर्म किया गया। यहां पर फर्स्ट कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके चलते सेकंड कमीशन आया जिसका नाम था मंडल कमीशन। दैट वाज द सेकंड कमीशन दैट प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। मंडल कमीशन को फॉर्म किया गया जनवरी 1979 में जनता दल, जिसमें हेड किया उनको प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने, थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर्म्ड बाय सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। जिनको इस मंडल कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था सर BP मंडल। इस कमीशन का टास्क था कि उनको डिटरमिन करना है क्राइटेरिया या एक टेस्ट जिसके तहत ये माना जाए कि कौन कौन सी कैटेगरीज को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस माना जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरीज को डिफाइन करना। ये इस कमीशन का एजेंडा था फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्विंग जॉब्स इन द पब्लिक सेक्टर। तो दैट वाज द जॉब ऑफ दिस कमीशन। अब इसके चलते अब यहां पर यह हुआ कि कौन सा एक एग्जैक्ट टेस्ट होना चाहिए, क्या डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया होना चाहिए, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर सिटीजन को SEBC क्राइटेरिया में डालेंगे और उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स देंगे। तो क्या था इस टेस्ट के अंदर? द टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द बैकवर्ड क्लासेस। कमीशन ने रिकमेंड किए 2 डिफरेंट टेस्ट फॉर हिंदूज एंड नॉन हिंदूज सेपरेटली, ताकि ये डिटर्मिन करें कि क्या वो कैंडिडेट एक्चुअली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। वो टेस्ट थे, नंबर 1, अगर तो कैंडिडेट एक हिंदू है तो द टेस्ट इज दैट द कैंडिडेट इज नॉट अमंग द 3 द्विजेस। तो वो कैंडिडेट 3 द्विजेस या जो 3 आपके कैटेगरीज थे ट्वाइस बॉर्न, उसमें नहीं होना चाहिए। दैट इज वर्नास, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। एज वेल एज उसी कैंडिडेट के फादर या ग्रैंडफादर भी डिड नॉट स्टडी मोर देन प्राइमरी एजुकेशन।
फॉर्मर ने ये कन्वे किया, मतलब फर्स्ट ने ये कन्वे किया कि सोशल बैकवर्डनेस है, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो, इसके अलावा किसी कैटेगरी में हो, तो मतलब वो कैंडिडेट सोशली बैकवर्ड है। और अगर फादर या ग्रैंडफादर को भी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली तो मतलब एजुकेशनली भी वो पर्सन बैकवर्ड माना जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट के हिसाब से अगर वो कैंडिडेट को एसईबीसी में डालना है, तो अगर वो नॉन हिंदू है तो टेस्ट का डिटर्मिनिंग फैक्टर था कि कैंडिडेट इज अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू who is socially backward, and if he is not a convert, अगर उसने कन्वर्ट नहीं किया है अपने आप को, whose parents income is below the poverty line, तो below poverty line इनकम होनी चाहिए उस केस में, ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्राइटेरिया में उसको रखा जा सके। एंड व्हाट वाज दैट, उस टाइम पे इट वाज 71 रुपीज पर हेड पर मंथ से अगर नीचे की इनकम है तो बीपीएल में होगा। एज वेल एज बोथ द फादर एंड द ग्रैंडफादर ऑफ द कैंडिडेट डिड नॉट स्टडी मोर देन प्राइमरी एजुकेशन, ताकि हम लोग ये भी प्रूव कर सके दैट कैंडिडेट इज एजुकेशनली बैकवर्ड। तो ये दोनों टेस्ट हमारे सामने मंडल कमीशन लेके आया। मंडल कमीशन ने कुछ इश्यूज को एड्रेस किया, जहां पर जो हमारे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1992 केस में आए। इंदिरा साहनी जो एक एडवोकेट थी, उन्होंने चैलेंज किया द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट फाइल करी, जहां पर इंदिरा साहनी ने एक पीआईएल फाइल किया। इस पीआईएल में अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल गई, जिसमें वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो रेस किया गया इस पीआईएल में वो ये था, रिकमेंडेशन ऑफ द कास्ट टू बी टेकन एज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग हु विल फॉल अंडर द बैकवर्ड क्लास। तो यहां पर ये हुआ दैट द एसेंशियल फैक्टर दैट शुड डिसाइड द सिटीजन फॉर एसईबीसी, एसेंशियल क्राइटेरिया must be the caste of the citizen. That was proposed by Indira Sahani in this PIL. इसके बाद जस्टिस बीवी जीवन रेड्डी ने पेन डाउन किया द लीडिंग जजमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ब्रदर जजेस, नेमली एम.एच. कानिया, M.N. Venkatachalya and A.M. Ahmadi justices. Justice R. Ratneval Pandian and P.B. Sawant wrote concurring opinions. इसके चलते ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया मेजॉरिटी जजमेंट में, और डाइसेंटिंग ओपिनियन था सभी जजेस का, जिसमें जजेस डाइसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस टी.के. थॉमन, कुलदीप सिंह एंड आर.एम. सहाय का। तो टोटल 6-3 का मेजॉरिटी जजमेंट रहा, जहां 3 जजेस के डाइसेंटिंग व्यूज थे और 6 जजेस के फेवरिंग व्यू पॉइंट्स थे। यहां पर डिसीजन आया इन द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उस टाइम पे ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, इंट्रोड्यूसिंग अ 27% रिजर्वेशन in this judgment. 27% reservation was given to the socially and economically backward classes based on Mandal Commission report was upheld by the subject of the conditions. तो total 27% reservation quota दिया गया। लेकिन इस चीज में एक और चीज का ध्यान रखा गया कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन। तो अब क्रीमी लेयर क्या होती है? Creamy layer exclusionary principle is another feat of the majority bench of Indira Sahani. By the virtue of this principle, advanced sections, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऐसे कुछ लोग हैं जो एडवांस सेक्शंस में आते हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स हैं या बहुत अच्छी जॉब पे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे नहीं है, जिनको ऑलरेडी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो वो लोग क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे और उनको रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो यहां पर they were excluded from the benefits of reservation. Justification that was provided in this regard was, अगर कुछ members OBC के हैं और वो already advanced हैं socially भी, and in that case that means they are economically well off, educationally they are well off, and they would be misfits in this class, and that connecting thread between the remaining class snaps. यहाँ पर कौन कौन से लोग थे जो आपके क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे? क्रीमी लेयर प्रिंसिपल के हिसाब से these were the people who are falling in creamy layer and they will not be given the reservation advantage. Number one, the persons who are already holding any constitutional post, already like a sarkari naukri, the class 1 officers of all India center and state services. If both the parents are class 2 officers, children are not eligible for the reservation.
दोस्त ऐसे कोई लोग जिनका ग्रॉस एनुअल इनकम 1 लाख या उससे ऊपर का है इन द नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, तो उनको भी ये कोटा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एनी ऑफ द प्रॉपर्टी होल्डर्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो उसके हिसाब से जितना लैंड होल्डिंग्स है यहां पर देखा जाएगा दैट पर्सन माइट नॉट बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड और वहां पर रिजर्वेशन से एक्सक्लूजन होगा। इसके बाद नो रिजर्वेशन इन द टेक्निकल पोस्ट, तो रिजर्वेशन मिलेगा आपको पब्लिक सर्विसेज में, लेकिन पब्लिक सर्विसेज में टेक्निकल पोस्ट भी होती हैं, वहां पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया स्टेट को बाय रेफरिंग द आर्टिकल 335 टू नॉट मेक द रिजर्वेशन इन सर्टेन टेक्निकल पोस्ट जहां पर ड्यूटीज एंट्रस्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड देयरफॉर हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड, हाई एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, हाई गुड स्किल्स are required to perform the functions attached to that post। तो यहां पर कुछ टेक्निकल पोस्ट के एग्जाम्पल दिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर कहा रिजर्वेशन नहीं होगा। वो थे डिफेंस सर्विसेज, जिसमें कि आपके सारे डिफेंस सर्विसेज के टेक्निकल पोस्ट आते हैं, बट यहां पे सिविल पोस्ट को एक्सक्लूड किया गया। साथ ही ऑल द टेक्निकल पोस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो R&D जितना भी होता है, साइंटिस्ट वाला वर्क होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद एटॉमिक एनर्जी, द स्पेस एंड एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, साथ के साथ टीचिंग पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स एंड एनी एंड अबव, and then the post in the super specialities in medicine, engineering lines and other scientific and technical subjects, साथ ही the post of pilots and the co-pilots in Indian Airlines and Air India। तो ये सब कुछ टेक्निकल पोस्ट थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रिजर्वेशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा no reservation in technical post was there, already we have discussed it, so and so, yes, that's a repetition। So these were the technical posts jahan par reservation was not granted। So this was Indira Sahani versus Union of India case, popularly known as Mandal Commission case, जिसने इंडिया के लैंडस्केप में एक नए लॉ का आगमन किया, काफी SC/BC कैटेगरीज के लिए रे ऑफ होप लेके आए, अपॉर्चुनिटीज लेके आए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए इस केस लॉ से रिलेटेड आपकी क्या राय है।